अच्छा, मैं संगीतकार बन गया। अच्छा, यानी बचपन से ही आपका इस तरफ रुझान हो ही गया? बचपन से ही रुझान था सर। हमारे परिवार में चूंकि अब 3 पीढ़ी हो गई हैं। अच्छा, मेरे पिताजी स्वर्गीय ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह जी बहुत विद्वान बड़े संगीतकार हैं, जिनके नाम से एक बहुत बड़ा समारोह भी होता है भोपाल में। अच्छा, और बेटा मेरा अंशुल प्रताप सिंह जो विश्वविख्यात तबला वादक है, युवा, बनारस घराने का। अच्छा, तो अनेक अवार्ड भी मिले हैं, राष्ट्रपति अवार्ड से बालश्री अवार्ड, और ऑल इंडिया रेडियो का फर्स्ट प्राइज विनर है पूरी इंडिया में। अच्छा, भाई वाह, क्या बात है। तो इस तरीके से हम लोग उस परंपरा को लेके चल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। तबला वादन आपने अपने पिता से ही सीखा होगा? गायन में और तबला में दोनों ही मेरे गुरु पिता हैं। अच्छा, तो तबला मेरा विषय था, तो उन्होंने उसके जो विद्वान थे पंडित लालजी श्रीवास्तव जी का भी मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ है शुरुआत में पिताजी के बाद, जो इलाहाबाद बनारस घराने के तबला वादक रहे हैं। अच्छा, बाद में मैंने पंडित करण देश पांडे जी, जो कि एक विश्वविख्यात तबला वादक हैं, उनसे विधिवत तालीम तबले का मैंने ग्रहण किया। यानी आपने एक लंबा सफर अब तक तय किया है। आज आप किस भूमिका को निभा रहे हैं? कोशिश कर रहा हूँ कि वो गुरु शिष्य परंपरा जो है, जो सही तालीम है और सही तालीम हमारी अगली आने वाली पीढ़ी को जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बैतूल में तबला वादन के क्षेत्र में किस तरह का रुझान है? लगभग 4-5 साल से हूँ, और मैं PM3 केंद्रीय विद्यालय बैतूल में संगीत शिक्षक के पद पर भी हूँ। तो रुझान बहुत अच्छा तो क्लासिकल के प्रति तो नहीं है। अच्छा, मेरा प्रयास रहा है कि बहुत अच्छा यहाँ पे एक माहौल बनाया जाए, और कुछ हैं हमारे संगीतकार वो भी अपने, तो मैं प्रयास किया, कुछ बच्चे कर भी रहे हैं अच्छे, गायन भी मैं करा रहा हूँ, तबला भी करा रहा हूँ, हमारे विद्यालय से बहुत बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो ये प्रयास मेरा जारी है, और बैतूल में मैंने वो लगन लगा दी है बच्चों में। कितने बच्चे आपके पास शास्त्रीय संगीत की तालीम लेने आ रहे हैं? क्या है कि संगीत हर व्यक्ति नहीं कर सकता, चूंकि बहुत साधना का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मान लीजिए 4-5 बच्चे मेरे पास जो विधिवत तालीम ले रहे हैं, वो 4-5 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ बच्चे अभी रेलवे का कंपटीशन जीती, बहुत छोटी बच्ची है वो। अच्छा, और पूरा उसने संभाग का जो रेलवे का था नागपुर में, वो फर्स्ट प्राइज जीत के आई। अरे वाह, क्या बात और है। 1-2 बच्चे मेरे जो समारोह में कराता हूँ भोपाल में, उसमें गाना गाए हैं, एक गाने में और तबले में। अच्छा, तो अगर बैतूल का कोई बच्चा या बैतूल का कोई बाशिंदा आपके यहाँ क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा लेना चाहता है, तबला वादन सीखना चाहता है, तो वो आ सकते हैं। मैं वीक में 2 दिन समय देता हूँ बच्चों के लिए, कि जो उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा अगर उनकी कुछ हेल्प होती है, कुछ वो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और मेरी गुरु शिष्य परंपरा में चलती रहेगी। श्रोता तैयार करना अच्छी बात है, क्योंकि सुनने वाला भी होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो म्यूजिक स्कूल से बहुत श्रोता तैयार तो हो जाते हैं, कलाकार तैयार होना बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कलाकार तैयार हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? गहन साधना है, देखिए गुरुओं के पास में एक तो विधिवत तालीम होना चाहिए। बिल्कुल, बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। बिल्कुल सही बोला आपने सर। क्या है, जब तक गुरु के पास जाके हम तालीम नहीं लेंगे ना, तब तक वो विद्या नहीं आएगी, और उससे हम अपडेट हो सकते हैं, लेकिन हम कलाकार नहीं बन सकते। विधिवत कलाकार बनने के लिए एक गुरु की जरूरत तो पड़ती है। बिल्कुल सही। पूरा जीवन एक कम पड़ता है। आप देखिए पंडित भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन जी जो तबले के बहुत विख्यात हैं जी, और बनारस के पंडित शांता प्रसाद मिश्र, राम साहे जी, पूरा जीवन एक कम पड़ जाता है। उसके बाद उनको लगता है कि हमें अभी कुछ नहीं आया। तो समय देना होगा, साधना करनी होगी, तब जाकर के आप उस पोजीशन को पा सकते हैं, अगर आप में टैलेंट हो तो। बिल्कुल सही बात। तो आने वाले दिनों में बैतूल का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, तबला वादन के क्षेत्र में क्या भविष्य है? भविष्य तो अच्छा है, क्योंकि मेरा प्रयास तो है, मैं जहाँ भी रहता हूँ या जहाँ भी बच्चों को मैं हाथ में लेता हूँ, तो मेरा प्रयास रहता है कि देखिए विद्यार्थी अच्छा अगर निकल जाए, हमारे बैतूल शहर का नाम होगा, पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे देश का, और विदेशों में नाम करेगा वो। बिल्कुल। तो आज के प्रोग्राम हमारा बैतूल में हमसे बातचीत करने के लिए उदय प्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कला की दुनिया में गायन और वादन की तरह नृत्य यानी डांस का क्षेत्र भी लोगों को बहुत आकर्षित करता है। तो नृत्य के क्षेत्र में बैतूल में क्या किया जा रहा है और इसका कैसा रुझान है, आइए इस विषय में जानकारी लेते हैं क्लासिकल डांस टीचर श्रीमती उर्वी खंडेलवाल जी से, जिनकी अपनी डांस एकेडमी है। सबसे पहले स्वागत आपका आज के इस प्रोग्राम में। आपसे पहला सवाल ये है कि क्लासिकल डांस की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? जी नमस्कार। मेरा रुझान तो एक्चुअली पहले जैसे एक्सपोजर बच्चों को दिया जाता है पेरेंट्स के तरफ से, बचपन में जब मैं 5 साल की थी, फिर मेरे माता पिताजी ने क्लासेस में ज्वाइन करवाया था।
अच्छा। और शुरू में तो जैसे सभी बच्चे थोड़ा सा हिचक के जाते हैं या इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो मेरा भी उस साइड से थोड़ा था। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर इंटरेस्ट बनते गया, जैसे जैसे मैंने आगे सीखा अपने स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ। इसके आगे मैं इसके भी एग्जाम्स पैरेलली दी गई। अच्छा। गांधर्व महाविद्यालय से। तो इसमें इंटरेस्ट बनते बनते मैंने अपना पैरेलली बैचलर्स साइंस में किया। अच्छा। पुणे यूनिवर्सिटी से। अच्छा। फिर जब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो गया था तो पैरेलली मेरे इसके भी एग्जाम्स चल रहे थे, जहां पर मैंने अपना विशारद कंप्लीट कर लिया था गांधर्व महाविद्यालय से। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स इसमें किया है। अच्छा, जब आप पहली बार डांस सीखने गई तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? मैंने 5 साल की उम्र से शुरू किया था डांस सीखना। अच्छा, यानी बहुत छोटी थी आप जब से आपने ये शुरू किया। फिर आपका डांस एकेडमी खोलने का सफर कैसे पूरा हुआ? ये एकेडमी का तो शुरू से सपना था कि मैं कुछ अपना पढ़ लिख के जॉब नहीं करना चाह रही थी। हमेशा से अपनी क्लासेस वगैरह में मुझे इंटरेस्ट था। अच्छा। तो ये एकेडमीज तो मैं अपनी पहले जो मेरी गुरुजी थी उनके थ्रू मुझे पहले मौका मिला। अच्छा। फिर वो दुबई चली गई थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी क्लासेस मुझे हैंड की थी। अच्छा। तो जब मैं 11th-12th में थी तब से मैं अपनी क्लासेस उनकी मतलब गुरुजी की क्लासेस ले रही थी। तो ऐसे सीखते सीखते फिर मैंने अपनी खुद की क्लासेस भी शुरू करी, बच्चों को एग्जाम्स दिलवाना शुरू किया। ये सब शादी के पहले से मैंने शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर शादी के बाद जब बैतूल आई मैं, तो यहाँ पर परिवार का काफी साथ था, उनकी भी काफी थी कि जो मैंने किया है उसमें आगे बढ़ूं। तो इसी के साथ मैंने अपनी यहाँ पर बैतूल में आराधना भरतनाट्यम डांस अकेडमी शुरू करी। कब शुरू किया आपने? ये अकेडमी पिछले 8 साल से चल रही है। पिछले 8 साल से आप बच्चे और बच्चियों को क्लासिकल डांस सिखाती हैं? क्लासिकल भरतनाट्यम, जी। सिर्फ भरतनाट्यम ही सिखाती हैं या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ भरतनाट्यम, क्योंकि मेरा मास्टर्स उसी में है। अच्छा। तो मैं ये चाहती हूँ, मतलब परफेक्शन है, वही चीज मैं सीखना चाहती हूँ। तो बॉलीवुड गानों पे और वो सब चीजें नहीं करवाती हूँ, पर जैसे मैंने ट्रेनिंग ली है तो मेरे स्टूडेंट्स भी वैसे ही पूरे भरतनाट्यम में लेते हैं और एग्जाम्स के लिए अपीयर करते हैं। भाई वाह, क्या बात है। तो क्लासिकल डांस में क्या लोगों का रुझान अभी भी वैसा ही है? हाँ, लोगों का रुझान तो रहता है। जैसे मैंने अपना शुरुआत की कि पेरेंट्स का इच्छा ज्यादा रहती है, तो छोटे बच्चों का तो एक्सपोजर के तौर पे उनको डाल दिया जाता है पहले तो क्लास में। फिर धीरे धीरे करके मेरे पास भी जो बच्चे आ रहे हैं पिछले 8 साल, तो उनका अब जाके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बना है और वो ये काफी उन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एंड उनको मतलब सीखने के, भरतनाट्यम सीखने के अलावा, डांस एज अ डांस भी सीखने के अलावा उनमें काफी सारे और भी बेनिफिट्स दिखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ इस समय कितने बच्चों का स्ट्रेंथ है? मेरी क्लास में अभी फिलहाल 25 बच्चों के आसपास है। अच्छा, तो इनके लिए अलग अलग बैच बना रखा होगा आपने? अलग बैचेस तो हाँ, मतलब जैसे सीनियर स्टूडेंट्स और जूनियर स्टूडेंट्स के 2 बैचेस चलते हैं और हफ्ते में 2 बार क्लासेस रहती हैं। सब एक साथ रहते हैं। 5 साल की उम्र से लेके मेरे पास बड़े बच्चों तक हैं। कुछ महिलाएं भी सीख चुकी है मेरे से, जिनको इंटरेस्ट था और अभी भी सीखती हैं। अभी भी सीखती हैं। तो क्या ये आगे और बढ़ेगा? हाँ, जरूर। स्टूडेंट्स जैसे समर्स में बढ़ते घटते रहते हैं, बट मेरा रहता है कि मैं शुरू से ही बोलती हूँ कि जिनको प्रॉपर सीखना है लंबे टाइम तक, बस वही कंटिन्यू करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि क्लासिकल डांस आपका सिर्फ 2-4 महीने का नहीं रहता है। ये तो जैसी आपकी पढ़ाई रहती है कि कभी खत्म नहीं होने वाली होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना आप सीख सके उतना आप सीख सकते हैं। बिल्कुल। चाहती हूँ कि वो लंबे समय तक, जब तक बच्चे रहते हैं तब तक उनको करवाती रहती हूँ, जैसा जिसका इंटरेस्ट बना रहे। तो इस तरह लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं मतलब? जी जी जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज के प्रोग्राम हमारा बैतूल में आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, कला की दुनिया में फाइन आर्ट्स यानी ललित कला के आकर्षण का अपना ही जादू है। फाइन आर्ट्स में हमारा बैतूल कैसा रहा है और अब कैसा है, आइए इस बारे में बातें करते हैं सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल के फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन टीचर श्री अरुणमय दास जी से। अरुणमय दास जी, आपका सबसे पहले स्वागत आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका आर्ट्स से लगाव कब और कैसे हुआ? सुमन जी नमस्कार। तो कला के क्षेत्र में जो मेरी जो रुचि है, ये बचपन से ही कुछ इस तरीके से रही है, इसमें कि मैंने अपने आसपास जो भी वातावरण देखा, मैंने अपने परिवार में जो चीजें देखी, मम्मी कुछ सिलाई करती थी, कुछ चीजें बनाती थी, कुछ डिजाइन करती थी, कपड़े पे कुछ स्टिचिंग करती थी, तो उस तरीके से चीजों को देख के मैंने धीरे धीरे समझ सूझबूझ के साथ
सीखना शुरू किया। हमारे ही बैतूल क्षेत्र में कई जगह पे मिट्टियों की मूर्तियां और कलाकारी की जाती थी, जो कि मूर्तिकार लोग यहाँ पर करते हैं। तो उनको देख के मेरा रुझान मिट्टी की मूर्तियां या जो कलाकारी है उसमें भी आया और मैंने वह भी काम किया। बचपन के एक एक कदम के पड़ाव के साथ में और उम्र के साथ में मैं चीजें लगातार सीखता गया। तो कला का जन्म मेरे अंदर बैतूल से ही शुरू हुआ, मेरे परिवार से ही शुरू हुआ। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप बैतूल के लोकल बाशिंदे हैं। आपने अभी तक कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है? सबसे पहले तो यहाँ से जब मैंने क्लास 12th में फाइन आर्ट्स में पास आउट किया तो उस समय मैं पूरे मध्य प्रदेश में गोल्ड मेडलिस्ट था। सबसे पहला अचीवमेंट था। अच्छा। और स्कूल टाइम में भी मैंने कई ऐसे जो नेशनल और जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होती थी उसमें भी कई सारे खिताब जीते। अच्छा। और मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर मैंने अपना 4 साल का जो बैचलर आर्ट्स है उसको मैंने कंप्लीट किया। आप बचपन से इस कला से जुड़े हैं। बैतूल में उस जमाने में लोगों के बीच इस कला का कैसा रुझान था? उस जमाने में 81 और 90s की बात कर रहे हैं तो उस समय में भी कला के प्रति लोगों का रुझान बहुत ज्यादा था। मेरे साथ में कई मेरे साथी हैं जिन्होंने मेरे बाद में इस क्षेत्र में वो आगे बढ़े और काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। मगर क्या आज भी लोगों का रुझान फाइन आर्ट्स की तरफ वैसा ही है? बेसिकली अगर देखा जाए तो फाइन आर्ट्स का रुझान अभी भी है, लेकिन फाइन आर्ट्स का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे बदल गया है मैं आपको अगर सच बताऊं तो डिजिटल जो ग्राफिक्स है ये भी पार्ट ऑफ डिजाइन और पार्ट ऑफ आर्ट है। अच्छा। इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग है, फैशन टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा मैकेनिकल डिजाइनिंग होती है, या तो फिर आप शूज डिजाइनिंग की बात करें, या तो फिर आप बड़े मॉल के लिए अगर हम मॉडल एक एड बनाते हैं या जो मैप बनाते हैं तो वो भी इसी का पार्ट है। कोई बच्चा अगर केवल ड्राइंग करता है और उस ड्राइंग से अगर वो एक कार्टून बनाता है, कार्टून इन अ सेंस कैरेक्टर बनाता है। टेलीविजन में जो बच्चे आजकल एनिमेशन के नाम से देखते हैं तो एनिमेशन बेसिकली एक ड्राइंग का बहुत सारा सीक्वेंस है जो कि मोशन में जिसको मूव किया जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू। तो ये भी कला का ही एक नया रूप है। कला अभी भी जीवित है और कला के कई सारे रूप बन गए हैं, लेकिन ये है कि हमारे देश में शायद लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए पूरा ग्रेजुएशन होने के बाद में तब किसी को रुझान होता है तो तब वो इस फील्ड में जाता है। लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं है। बच्चेपन से ही बच्चे को देखा जाता है कि वो किस फील्ड में उसका रुझान है और उसको उस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। मतलब उसका रूप चेंज हो गया है, कमर्शियल तरीके से इसको लोग अब चला रहे हैं और इससे फाइन आर्ट्स के आर्टिस्टों को फायदा ही हुआ है। बिल्कुल। और बैतूल में आने वाले दिनों में इस फाइन आर्ट्स की तरफ रुझान आकर्षण आने वाले दिनों में यहाँ बैतूल से बहुत सारे लोग हैं, जैसे कीर्ति सिंह ठाकुर है जो अभी ललित कला भोपाल यूनिवर्सिटी में सीनियर फैकल्टी हैं। अच्छा। दिल्ली में एक हमारे मित्र हैं वो दिल्ली ललित कला कॉलेज में वहाँ ग्राफिक्स फैकल्टी है। इसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। केवल ड्राइंग और पेंटिंग को केवल शौक के तौर पे करने से अब के समय में शायद बच्चों को भी लगता है कि हम आगे कैरियर में क्या करेंगे, लेकिन जब उनको हम दिशा निर्देश करते हैं कि आपके लिए आगे भी यह बहुत वर्थफुल है तो उस समय में बच्चे भी इंटरेक्ट होते हैं और बच्चे भी समझना चाहते हैं और उसको कर रहे हैं। जरूरत यह है, गांव में भी ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं जिनको सही दिशा निर्देश की आवश्यकता है और सही दिशा निर्देश हम जब जब देंगे तभी ये आगे उभर कर आएगा। हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऑलरेडी आगे बढ़े हुए हैं। तो रुझान अभी भी बैतूल में है, बच्चों में है, केवल जरूरत है उनको सही दिशा निर्देश। तो रुझान है और आगे भी बना रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आज के इस प्रोग्राम हमारा बैतूल में हमसे बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था इस हफ्ते का प्रोग्राम हमारा बैतूल। प्रस्तुति आकाशवाणी बैतूल की थी। तो अगली बार फिर होगी मुलाकात बैतूल से जुड़े किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमारा बैतूल। आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारा बैतूल, जिसमें आज आपने सुना विश्व कला दिवस के अवसर पर बैतूल के विविध कलाकारों से की गई चर्चा। यह आकाशवाणी बैतूल है। प्रिय
किसान भाइयों, जरूर सुनिए अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी बैतूल FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर रोज शाम 7:20 से 8 बजे तक, जिसमें आपके लिए है कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और ग्राम विकास पर ढेर सारी जानकारियाँ। 12 से ज्यादा प्रतिशत अगर नमी का होगा तो वो बीज आपका खराब हो। प्राकृतिक खेती में हमें विभिन्न प्रकार की फसलों को लेना चाहिए। डेयरी फार्म में दूध में फैट का परसेंटेज यदि बढ़ाना है। स्थानीय लोकगीत, मंडी भाव और मौसम का पूरा हाल चाल भी। तो सुनते रहिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। ट्यून करें आकाशवाणी बैतूल 103.1 मेगाहर्ट्ज पर या डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप। आपके व्हाट्सएप संदेशों और गीतों पर केंद्रित फरमाइशी प्रोग्राम आपके संदेश आपके गीत सुनिए हर शुक्रवार रात 8 बजे से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7141234722। ये आकाशवाणी बैतूल है। अब वक्त है समाचार संध्या का आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।